अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज हमने चैप्टर इम्यूनिटी में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्टार्ट करना है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसमें हमारी स्किन आ रही थी और कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह आ रहा था। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने डिफरेंट सेल्स को पढ़ा और फीवर की रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन, ये सारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज थी। ऐसी रिस्पॉन्सेज जो लाइक के हर तरह की ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्टेंट थी, फिक्स थी, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती थी और वो हर पर्सन में उसी तरह की है। ऐसा नहीं है कि एक बंदे में कुछ और होगा, दूसरे बंदे में कुछ और होगा, नहीं, हर पर्सन में वो उसी तरह की रिस्पॉन्स होगी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वो स्पेसिफिक डिफेंस है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है और ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये स्पेसिफिक डिफेंस क्यों कहलाती है? यार स्पेसिफिक डिफेंस का मतलब है या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है ना वो हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डिफरेंट वे में रिस्पॉन्स करेगी। और एक बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया के ऊपर ना एक उसका सरफेस मार्कर लगा होता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। तो इस ठीक है, ये एक बैक्टीरिया आया जिसने टीबी करानी है और एक और बैक्टीरिया आएगा जिसको निमोनिया कराना है, उसके ऊपर एक और एंटीजन लगा होगा। तो इस एंटीजन के खिलाफ अलग रिस्पॉन्स होगा, इस एंटीजन के खिलाफ अलग रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। यानी कि दिस इज़ हाउ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स विल बी, कि हर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ अलग होगा। हालांकि वो हैं दोनों ही बैक्टीरिया बट वैरायटी अलग है तो रिस्पॉन्स भी अलग होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। कह रहे हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस थी ना हमारी, वो नॉन स्पेसिफिक थी, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारी थर्ड लाइन है। अगर पहली ब्रीच, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी स्किन को कोई चीज़ तोड़ के आगे निकल आए तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ेगा। कोई चीज़ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के नतीजे में भी ठीक नहीं होती, उसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ेगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है कॉम्प्लेक्स है और स्पेसिफिक है अपने नेचर में, और इस तरह की रिस्पॉन्स को और इस इम्यून सिस्टम को जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्वॉल्व होता है, इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी, या एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एक्वायर्ड यानी कि ऐसा इम्यून सिस्टम या ऐसी इम्यूनिटी कि वो चीज़ पहले आपकी बॉडी में एंटर होगी, उसको पहचाना जाएगा और पहचाने जाने के बाद उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दी जाएगी। ये अडेप्टिव भी यही मतलब है कि हम पहले उस चीज़ को अपने अंदर आने देंगे, उसको देख लेंगे, उसको देखभाल के कि यार अब इस चीज़ के अगेंस्ट हमें किस तरह काम करना चाहिए। हमारे सेल सोचेंगे क्या मुझे बी सेल को इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए या टी सेल को, और सारे मिलके फिर डिसाइड करने के बाद इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देंगे। तो एक्वायर्ड है और अडेप्टिव है, यानी कि एक्वायर होती है कि चीज़ पहले अंदर आ जाती है, उसको देखभाल के सब कुछ रिस्पॉन्स किया जाता है, ये एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। और इसकी जो रिस्पॉन्स है ये हर बंदे में, हर पर्सन में वेरी करता है, यानी कि एक बंदे में इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा, एक में बहुत ख़राब होगा, तो पर्सन करता है। जो बंदा पहली दफ़ा इस बीमारी का शिकार हो रहा होगा, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्स हल्का होगा। वो बंदा जिसको दूसरी दफ़ा हो रही होगी वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करेगा। यानी कि पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है और टाइम टू टाइम भी वेरी करती है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल मीन ऑफ रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, दैट इज़ द MCQs, कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मोस्ट पावरफुल मीन है इन्फेक्शन को रोकने का, ठीक है। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को काम करने के लिए हमारी बॉडी के सेल्स को पहचान होनी चाहिए कि जो चीज़ है, जो सेल है मेरा, वो अपना है, सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। बिकॉज अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है एक बहुत ख़तरनाक रिस्पॉन्स होती है, तो अगर वो आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट, अपनी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट देना शुरू कर दोगे तो दैट विल क्रिएट एन हैविक टाइप ऑफ सिचुएशन। टू कोप विद दिस सिचुएशन हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पहचान सकते हैं कि जो सेल है मेरी बॉडी का अपना है या नहीं है। तो जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है ना, अगर वो काम करना चाहती है तो उसको पता होना चाहिए कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन सेल्फ है, ठीक है। अब जो इम्यून सेल्स हैं वो पहचान पाएँ कि जो चीज़ बाहर से आ रही है वो मेरी अपनी नहीं है, वो बाहर की है, और जो मेरी अपनी है वो मेरी अपनी है। तो कैसे पता चलता है? यार आपकी बॉडी के अपने सेल्स के ऊपर कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल की सीट रिजर्व हो जाती है ना, उसको नाम लिख दिया जाता है, यार ये सीट इस बंदे के लिए। या फॉर एग्जांपल रोल नंबर वाइज आप एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ पर आपके रोल नंबर मेंशन होते हैं, तो आपके लिए वो जगह रिजर्व होती है, वो आपकी एक मार्कर होती है कि आपने वहीं पर आके बैठना है। सेम इसी तरह आपकी बॉडी के अपने सेल्स के भी कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं, ठीक है, या आइडेंटिटी कार्ड्स कह लो या सरफेस मार्कर कह लो। ये सरफेस मार्कर जो होते हैं ये एंटीजन कहलाते हैं, ठीक है। अब एंटीजन का अपना नाम भी होता है। ये जो सरफेस मार्कर होते हैं आपकी बॉडी के सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और आपकी बॉडी के उस सेल के ऊपर अगर ये सरफेस मार्कर अपनी असल हालत में महफूज होगा और नॉर्मल होगा तो हम कहेंगे हाँ ये मेरा अपना है सेल है, और आपके इम्यून सेल्स बोलेंगे ये तो मेरा अपना सेल है, इसको ख़त्म नहीं करना। हाँ, अगर कोई बाहर का सेल आएगा तो उसके ऊपर जो सरफेस मार्कर होंगे वो आपके ये वाले एंटीजन नहीं होगा, वो कोई और बाहर का एंटीजन होगा जो फॉरेन एंटीजन कहलाता है। तो आपका सेल पहचान जाएगा, अरे ये सेल तो मेरा अपना है ही नहीं,
ये चीज़ तो मेरी ऑर्गेनिज्म मेरी अपनी है ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट वो ये अपनी अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा। वो कैसे शो करेगा वो तो खैर बात की बात है। तो हम पहले पहचानते हैं कि जो हमारा सेल होता है किसी चीज़ को अपना है किसी चीज़ को बेगाना कैसे पहचानता है। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहे हैं वो एंटीजन होती हैं, इट इज़ मेड पॉसिबल बाय आइडेंटिफाइंग द एंटीजन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। हर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो अंदर आ रहा होता है उसके ऊपर कुछ एंटीजन्स होते हैं, आप इनकी पहचान करके बताते हो कि वो अपना है या नहीं है। जो एंटीजन है वो क्या होता है? एंटीजन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, वो एक फॉरेन मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, यानी कि या तो प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा लिपिड होगा, लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं और ये ऐसा एंटीजन होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सकता है। तो व्हाट इज़ एंटीजन या एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट शुड बी अ मैक्रोमोलिक्यूल, मोस्टली इट शुड बी अ प्रोटीन, और थर्डली कि इट शुड बी एबल टू गिव अ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके इन रिस्पॉन्स टू पार्टिकुलर एंटीजन। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट ना हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये यानी आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स वो होते हैं जो आपके बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स वो होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं, बट टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने के लिए आपके चले जाते हैं थाइमस के अंदर, बिकॉज थाइमस में जा रहे हैं इसलिए हम उनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स को बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्या ये बोन मैरो में बन रहे हैं सिर्फ इसलिए कहते हैं? ऐसा नहीं है। बी लिम्फोसाइट जो सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई किया गया था ना, इनको आइडेंटिफाई किया गया था बर्ड के अंदर एक ऑर्गन होता है, उस सैक होता है, सैक लाइक ऑर्गन, ग्लैंडुलर सैक लाइक ऑर्गन होता है। ठीक है, यानी एक सैक के अंदर ब्लड के अंदर एक ऑर्गन था, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस के अंदर इनको पहले आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए हम इनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी से यानी बर्सा ऑफ फैब्रिकस लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये जो आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, इस एंटीजन के अगेंस्ट, अगर ये एंटीजन नंबर 1 है, ठीक है, या एंटीजन ए है, तो इस ए एंटीजन के अगेंस्ट आपके बी लिम्फोसाइट्स कुछ प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और स्मॉल होते हैं, हम उनको एंटीबॉडी कहते हैं। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाता है वो कौन बनाता है? आपका बी लिम्फोसाइट बनाता है। और याद रखें ये एंटीबॉडी जो होती है ना सिर्फ इसी के अगेंस्ट काम करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बैक्टीरिया आया था जिसके ऊपर ए एंटीजन था, तो आपकी बॉडी ने बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई, और जितने भी बैक्टीरिया आगे भी आएंगे अगले किसी टाइम में, या अभी भी आपकी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया जितने भी सेल इस ए एंटीजन के साथ होंगे उनको आपके जो ये इम्यून रिस्पॉन्स से ख़त्म कर देगी। लेकिन एक और बैक्टीरिया आया उसके साथ एंटीजन बी वाला है, तो ये जो एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट बनी है वो इस बी एंटीजन वाले को ख़त्म नहीं कर पाएगी। इस बी एंटीजन को ख़त्म करने के लिए आपके बी लिम्फोसाइट्स एक और एंटीबॉडी बनाएंगे जो बी लिम्फोसाइट्स की जो बी एंटीजन की एंटीबॉडी होगी। यानी कि एंटीबॉडी भी स्पेसिफिक होती है हर एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट कंबाइन करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीजन डिस्प्लेइंग सेल को। ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम होता है वर्टिब्रेट का, कह रहे हैं इट कैन प्रोड्यूस बिलियन ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज़। कह रहे हैं नॉट ओनली द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इन दिस वे द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी इसकी मदद से जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जो हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडी की मदद से ना सिर्फ इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर लेता है बल्कि उसके अंदर मेमोरी भी क्रिएट हो जाती है। यानी कि अब यही एंटीजन या कोई भी ऐसी ऑर्गेनिज्म जो इसी तरह का एंटीजन लेके आएगी नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट पहले से ही सारी चीज़ें तैयार होंगी, पहले से ही हथियार बंदा लेके बैठा होगा हमारी बॉडी का इम्यून सेल, बोलेगा आओ तुम पहली दफ़ा तो आए थे, मैंने थोड़ी कहते ना कि बड़ी देर कर दी आने में, मैंने पहले ऐसे किया था, अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही तुम आओगे मैं तुम्हें तबाह कर दूँगा। सो यानी कि फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है ना अडेप्टिव रिस्पॉन्स, वो तो लेट होता है, बट जब वही इन्फेक्शन आपको दोबारा होता है तो पहले इन्फेक्शन के नतीजे में ना आपकी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाते हैं जो उसको जाके उसी एंटीजन को जाके, जब दोबारा एंटीजन वही हमारी बॉडी में आता है तो उसको जाके फ़ौरन से डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उसी सेम पैथोजन के अगेंस्ट जो आपको दोबारा री इन्फेक्शन करने आई है। ये जो डिफरेंस बता पा रहे हो ना कि मेरी अपनी है या नहीं है, ये हॉल मार्क है हमारे इम्यून सिस्टम का। जो सेल्फ और नॉन सेल्फ का जो डिस्टिंक्शन है, इट इज़ अ हॉल मार्क ऑफ इम्यून सिस्टम। ये बात भी जो रिकॉल बेस्ड MCQs होते हैं ना उसमें ऐसा पूछते हैं। सवाल ये पैदा होता है, आप जो पहचान रहे हो कि मैं ये सेल मेरा अपना है या मेरा अपना नहीं है, वो किसकी वजह से पहचानते हो? ठीक है, देखो जो आपकी बॉडी के अपने सेल्स हैं ना, आपकी बॉडी के तमाम सेल जिनका जो न्यूक्लिएटेड हैं, आपकी बॉडी के तमाम न्यूक्लिएटेड सेल न्यूक्लियस वाले, ठीक है, और जो प्लेटलेट्स, उन तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स पे और प्लेटलेट्स पे एक होता है सेल सरफेस मार्कर या आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसको आप MHC1 कहते हो, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ये क्या है? ये आपके सेल सरफेस मार्कर हैं। ठीक है, तो आपके जो तमाम न्यूक्लिएटेड सेल हैं आपकी बॉडी के तमाम सेल्स, तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के ऊपर भी आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये एक तरह का सरफेस मार्कर है और ये
3 अल्फ़ा यूनिट से मिलकर बना होता है और एक बीटा माइक्रोग्लोबुलिन से मिलकर बना होता है। 3 अल्फ़ा यूनिट, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और एक बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, याद रखना है कि MHC1 इज़ मेड अप ऑफ 3 अल्फ़ा यूनिट्स एंड 1 बीटा माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। और जो तो ये आपके होते हैं आपके किसमें, सारे अपने न्यूक्लिएटेड सेल्स में, ठीक है, और प्लेटलेट्स में भी। तो आपकी बॉडी में ओवरव्यू दे रहा हूँ ये, फिर हम रीड करेंगे, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इंशाल्लाह। अब फिर क्या होता है, ये जो वो सेल्स जिनके ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 का ये लगा हो आइडेंटिफिकेशन कार्ड और अपनी असल हालत में महफूज हो, ठीक है, यानी कि विदाउट एनी चेंजेस, बिल्कुल नॉर्मल हालत में महफूज हो, जो नॉर्मल सेल में होता है। तो आपके जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ठीक है, और आपके जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो आते हैं और इनके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ। कैसे अटैच होते हैं, मैं अगर ये रफली बताना चाहूँ तो अगर ये मेरा MHC क्लास 1 का रिसेप्टर है, ठीक है, ये MHC1 के रिसेप्टर है, जो मेरा नेचुरल किलर सेल है वो आएगा। देखो नेचुरल किलर सेल के 2 रिसेप्टर होते हैं, एक नेचुरल किलर का लाइगेंड वाला रिसेप्टर होता है जो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर कहलाता है। ये मैं बात पहले बता चुका हूँ कि नेचुरल किलर सेल जो है उसके 2 रिसेप्टर होते हैं, एक ये वाला रिसेप्टर है फॉर एग्जाम्पल, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। ये एक्टिवेटिंग रिसेप्टर अटैच होता है एक, यहाँ एक ऑर्गेनिज्म होगी जिसके ऊपर आपका ये MHC1 भी लगा हुआ होगा और आपका ये भी लगा होगा। तो जो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर है वो लगता है आपके नेचुरल किलर के लाइगेंड के साथ, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर जो होता है नेचुरल किलर लाइगेंड के साथ आगे अटैच हो जाता है। ये जो नेचुरल किलर सेल का दूसरा रिसेप्टर होता है जिसको इनहिबिटरी रिसेप्टर कहते हैं, वो आके अटैच होता है आपके मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1 के साथ, MHC1 के साथ। सेम यही फिनोमेना होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ भी। अगर आपका जो MHC1 है वो अपनी नॉर्मल हालत में महफूज है, उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं है, तो नेचुरल किलर सेल और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसका इनहिबिटरी रिसेप्टर आराम से आगे अटैच हो जाएगा। बट अगर आपका जो MHC1 है वो अपनी असल हालत में महफूज नहीं है, इसके ऊपर कोई फॉरेन एंटीजन लगा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, बाहर से किसी ने इसको इन्फेक्ट कर दिया है, वायरस ने या ट्यूमर के सेल ने, तो फिर क्या होगा, ये जो इसका MHC1 है अपनी असल हालत में महफूज नहीं होगा। और जब नेचुरल किलर सेल का इनहिबिटरी फैक्टर इससे बाइंड करने की कोशिश करेगा वो बाइंड ही नहीं होगा। जब इनहिबिटरी फैक्टर बाइंड नहीं कर पाएगा ना, तो नेचुरल किलर समझ आएगा कि यार मुझे अब इनहिबिट नहीं होना, मुझे अब अटैक करना है। तो वो अटैक करके आपके इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा बाय रिलीजिंग परफोरिन एंड देन ग्रेन्जाइम। ये इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका रिविजन भी हो गया एक तरह से। तो MHC1 को यानी कि आपके जो नेचुरल किलर सेल हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं बार बार चेक करते रहते हैं, अगर इनके अंदर कोई चेंज होती है और तो हम समझ जाते हैं कि आप पे अपना नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अपना भी है लेकिन अगर इन्फेक्ट हो चुका है तो फिर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और जो आपका MHC2 होता है ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 कहलाता है। ये भी एक तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्कर है और ये कहाँ पाया जाता है, जितने भी आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो होते हैं, कौन से होते हैं, इसमें आपका आता है, एक आपका आ जाता है लाइक मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और बी लिम्फोसाइट। तो मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं, फिर इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपने साइटोप्लाज्म में। जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, तो उस जिस चीज़ को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है ना, उसका फ्रेगमेंट अपनी बॉडी पे शो करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा मैक्रोफेज भी यही है, समझ लो मेरा बी लिम्फोसाइट भी यही है और मेरा डेंड्राइटिक सेल भी यही है। इसने किसी चीज़ को यहाँ लाया अपने अंदर, खाया, और खाने के बाद ना उस चीज़ का कोई एक टुकड़ा होगा जो एंटीजन के तौर पे काम कर सकता है। उस फ्रेगमेंट को ना वो आप अपनी बॉडी की सरफेस पे, अपनी सेल की सरफेस पे इस तरह शो करेंगे। ये कहलाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बिकॉज ये लोग ना जिस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसका एंटीजन शो कर रहे हैं। और एंटीजन क्या होता है, वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो इम्यून की रिस्पॉन्स करा सकता है। सही है, मैं अभी बता के आ रहा हूँ। पर तो अब जो मैक्रोफेज है, बी लिम्फोसाइट है और डेंड्राइटिक सेल हैं, चीज़ों को इंजेस्ट करने के बाद, फेगोसाइटोस करने के बाद, उसका जो एंटीजन है वो अपनी सेल सरफेस के ऊपर शो करते हैं। बिकॉज ये एंटीजन को शो कर रहे हैं, हम इनको एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वो कौन से हैं, मैक्रोफेजिस हैं। ये MCQs में पूछते हैं, मैक्रोफेजिस, बी लिम्फोसाइट और आपके डेंड्राइटिक सेल, ये कौन से हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। और इन्हीं 3 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर आपका MHC1 नहीं लगा होता बल्कि MHC2 लगा होता है। ये MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं तो फिर आपकी बॉडी के दूसरे इम्यून सेल्स आते हैं और देखते हैं कि यार मेरे मैक्रोफेज तो कह रहे हैं कि ये चीज़ कोई बाहर से आई हुई है और उसका एंटीजन ऐसा है, तो फिर आपके इसके अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स शो की जाती है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था। और तो इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ MHC2 में, तो यहाँ पर देखो 3 अल्फ़ा के यूनिट थे, यहाँ पर 2 अल्फ़ा की
दो अल्फ़ा यूनिट की चेन है और दो बीटा यूनिट की चेन है, दो अल्फ़ा यूनिट की चेन है और दो बीटा यूनिट की चेन है, इसीलिए हम इसको हेट्रोडाइमर भी कहते हैं। ये हेट्रोडाइमर है, याद रखना है, ठीक है। यानी कि इसमें एक अल्फ़ा 1 और बीटा 1 का बॉन्ड बनेगा और नीचे अल्फ़ा 2 और बीटा 2 का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, हेट्रोडाइमर कह रहे हैं। तो ये MsC2 जो हेट्रोडाइमर है, यानी कि दो डिफरेंट यूनिट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अल्फ़ा 1 और MsC1 में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और MsC2 में अल्फ़ा 1 और बीटा 1 के दरमियान ये जो ग्रूव बन रहा है इसको बाइंडिंग ग्रूव कहते हैं। और इसी बाइंडिंग ग्रूव में जो आपके नेचुरल किलर सेल्स वगैरह हैं या डिफरेंट सेल्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं आपके MsC1 और MsC2 के साथ, वहाँ वो आगे इसके साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। सो आपने क्या याद रखना है कि जो आपका MsC1 है उसमें जो ग्रूव किसके दरमियान बन रहा है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के दरमियान बन रहा है, ठीक है। बाइंडिंग ग्रूव कहलाएगा। और